किसान भाइयों नमस्कार। और कभी मैं यहाँ रहा था 10 साल पहले। एज एग्रोनॉमिस्ट भी जॉब किया, एज डीडी रिसर्च भी यहाँ पर मैंने नौकरी की। और यहाँ ये बैल हैं, वो गाय है और ये बैल है। चूँकि ट्रायल होते हैं, रिसर्च होती है 3 हेक्टेयर में, तो ट्रायल के बोने के लिए बैल ज़रूरी है। अब एक सिस्टम है जिसको कहते हैं गौ आधारित प्राकृतिक खेती। अगर किसान के पास बैल हैं और गाय है, तब मैं कहूँगा गौ आधारित प्राकृतिक खेती। इस बैल की महिमा शायद आपको नहीं पता। जब तक हमारे देश में कहते थे उत्तम खेती मध्यम बान निश्चित चाकरी भीख निदान, तो वो ये जो कहावत थी उत्तम खेती मध्यम बान, उसके पीछे की जो कहानी वो गाय और बैल ही थे। अब ये बैल बेचारे जो है ना, हमारी फसलों के अवशेष खाते हैं, आपका श्रम का सारा काम करते हैं, खेत की जुताई करते हैं, बदले में जो आप भूसा इनको खिलाते हैं उसका गोबर कर देते हैं, ये खेत को लौट जाता है। देखना आप, गौ आधारित प्राकृतिक खेती का असली स्वरूप, एक तो ये नकली स्वरूप जिसमें मैं बैल की बात ही नहीं करता हूं, केवल गौमूत्र की बात करता हूं। एक जमाना था जब ये बछड़े पैदा करती थी, तो एक वक्त था जब गाय बछड़ा देती थी तो घर में खुशियां ज्यादा होती थी। जब बछिया देती थी खुशियां तब भी होती थी, लेकिन जब बछड़ा पैदा करती थी खुशियां ज्यादा होती थी। क्यों? ये दो बैल मिला करके एक ट्रैक्टर बन जाते हैं, एक मिनी ट्रैक्टर। आज अगर स्मॉल ट्रैक्टर आप लेने जाएंगे तो भी 5.5 लाख रुपए का मिलता है। तो ये गौ माता हमें मुफ्त का ट्रैक्टर देती थी। और ट्रैक्टर बात, ये बैलों का ट्रैक्टर जिसका कृषि यंत्र मात्र 2-3 हजार रुपए में रेडी होता है। मतलब 1 लाख रुपए का कोई यंत्र नहीं आता, 1000, 2000, 3000 रुपए में इनका कृषि यंत्र बन जाता है। और ये आपके खेत की जुताई करते हैं और ये डीजल नहीं खाते हैं। जो अरब कंट्री से आने वाला पेट्रोलियम है ना, उसकी जरूरत नहीं इनको। इनका पेट्रोल है जो खेत से निकली हुई जो हमारा फसलों का अवशेष है, वो इनका डीजल है। वो खाएंगे और करेंगे क्या, उस डीजल को ये गोबर के रूप में यानी बायोमास के रूप में दे देंगे, जो आपके खेत को मजबूत करेगा। तो ना ट्रैक्टर की जरूरत थी, ना कृषि यंत्र की जरूरत थी, ना रासायनिक उर्वरकों की जरूरत थी, क्योंकि फसलों के अवशेष गोबर के रूप में आए और खेत में सड़ करके पहुंच गए, तो खेत की फर्टिलिटी भी मेरी मजबूत थी। अब जब गाय बैल का गोबर खेत में जाता है, तो आज मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि जैसे कहा गया गौमूत्र और गोबर की बहुत बड़ी महत्ता है। इस हमारी इन गायों के साथ जब ये बैल बंधा है तो गाय मेरी प्रसन्न है। कल्पना करिए कि ये गाय है और इनके बछड़ों को काट दिया जाए, गाय से इन बछड़ों को दूर कर दिया जाए। तो आप जानते हैं परिवार में एक माँ जब बच्चों से बिछुड़ती तो उसकी पीड़ा क्या होती है। और उस पीड़ित गाय के पेशाब से मैं कहता हूं मैं जैविक खेती करूंगा, प्राकृतिक खेती करूंगा। ये तो हास्यास्पद विषय हो गया अपने आप में। पौराणिक कथाओं में जब जाते हैं तो राजा दिलीप से नंदिनी नाम की जो गाय है वो कहती है कि हे राजन, मुझे दूध देने वाली गाय मत समझना, मैं प्रसन्न होने पर मनुष्य की सभी मनोकामनाओं को पूरा करती हूँ। और गाय कब प्रसन्न रहेगी? जब गाय के आसपास उसका परिवार रहेगा। आज की तारीख में तो गाय का बछड़ा मैं काट देता हूँ, सड़कों पर छुट्टा छोड़ देता हूँ, गाय अकेली बेचारी बंधी है। अब लोगों ने कहा गौमूत्र, तो गाय और भैंस में अंतर क्या है? गाय जो है, गाय का ये जो हम्प होता है बीच का, ये गर्दन के नीचे, पशुओं में एनिमल में गाय एक ऐसा प्राणी है जो कॉस्मिक एनर्जी, ब्रह्मांडी ऊर्जा, ये बैल के आप ऊपर देख रहे ना हम्प, कितना बेहतरीन है, पिरामिड आकार का हम्प। ये हम्प ब्रह्मांडी ऊर्जा को अपनी ओर खींचता है। तो ये जीवाणु बैक्टीरिया नहीं बढ़ाता, ध्यान रखना। यहाँ जो कहते हैं ना गाय के गोबर में जीवाणु होते हैं, तो जीवाणुओं का कांसेप्ट नहीं, मैं कहूंगा भैंस के गोबर में गाय के गोबर से ज्यादा जीवाणु होते हैं। स्टोमक में पाए जाने वाले जीवाणु सॉइल में किसी काम के नहीं, लेकिन हाँ
गाय और बैल का जो गौमूत्र और गोबर है उसमें कॉस्मिक एनर्जी है। आप कभी ये गोबर पड़ा है? मैं मांडवी से कहूंगा, देखो ये गोबर है। भैंस का गोबर कभी इस शेप में नहीं होगा। ये गाय का गोबर पड़ा है। इस गोबर को जब हम धूप में ले जाते हैं और दूर से नजर डालते हैं तो इसमें एक स्वर्णिम स्वर्णिम सा एक कलर दिखता है, तो जिसको मैं कहता हूं कि सोना चांदी। तो है क्या कि एक कॉस्मिक एनर्जी, और हमारी गाय बैल ने जो खाया, सोना भी इसी धरती में है, चांदी भी इसी धरती में, इस धरती में सारे धातुएं हैं। और एक प्रोसेस है, जैसे जमीन से जब हम सोना निकालते हैं तो एक प्रोसेस से ही सोना निकालते हैं ना, एक मैकेनिज्म है। गाय और बैल के अंदर वो मैकेनिज्म है कि धरती में जो धातुएं थीं, कॉस्मिक एनर्जी का संयोग मिला तो इन्होंने इस प्रकार इसको पचाया कि उसकी धातुएं बिल्कुल प्योरीफाइड होकर के बाहर आती। तो इसलिए हमको खेत में जब गाय के गोबर और गाय के पेशाब का बात करते हैं तो नो डाउट बहुत अच्छा है, लेकिन बात वही है कि गाय के प्रसन्न होने पर, और जब गाय को प्रसन्न रखना हो तो गाय के बछड़ों को प्रसन्न रखना पड़ेगा। अगर ये बेचारे बैल कट जाएंगे कट्टी घर में, फिर आप समझें कि मैं इस गाय के मूत्र से खेती करूंगा, तो ये तो मैं पछता नहीं है। और आध्यात्मिक नजरिए से कर लें या दार्शनिक नजरिए से कर लें या वैज्ञानिक नजरिए से भी, कोई भी जीव जब प्रसन्न होगा तभी वो आपकी मनोकामनाओं को पूरा कर पाएगा। और मैं अगर इसको केवल विज्ञान लेता हूँ, गाय का मूत्र, गाय के मूत्र में ये पाया जाता तो हरगिज नहीं पाया जाता। गाय जब प्रसन्न होगी, स्वस्थ होगी, तब उसके गौमूत्र या गोबर में निश्चित है कि वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ये कंफ्यूजन जो है ना गौमूत्र का कि पॉलीथीन गाने खाने वाली गाय का जब यूरिन करती तो आप डब्बा लेके खड़े हो जाते हैं, ये बिल्कुल बकवास, इसमें कोई दम नहीं है। तो अगर गाय गौ आधारित खेती करनी है तो सिंपल सी कहानी है कि आपको बैल पालने पड़ेंगे। और आज देश में करीब करीब 80% किसान ऐसे हैं जो किराए के ट्रैक्टर से खेती कराते हैं। अगर एक छोटा किसान किराए के ट्रैक्टर से खेती कराएगा तो देखिए आप खेती की जुताई में, बुआई में, मड़ाई में, अपना गल्ला बेचने में, जो अनाज पैदा हुआ मंडी ले जाने में बार बार उस ट्रैक्टर की जरूरत पड़ती है। और बार बार वो भाड़ा मांगता है कि भाई 1800 रुपये हो गए, 2000 रुपये हो गए, 3000 रुपये हो गए। छोटे किसान की दम तो इसी में निकल जाती है, ट्रैक्टर का किराया देने में। फिर उसके बाद उसको फर्टिलाइजर डालने हैं, फिर उसके बाद उसको पेस्टिसाइड डालने हैं। लेकिन अगर रियल में गौ आधारित फार्मिंग का मैं कॉन्सेप्ट समझूं कि गाय आधारित खेती का मतलब होता है गाय और बैल, बैल से खेती, तो निश्चित सी बात है, देखिए आपको ट्रैक्टर वाले को भाड़ा देना है ना, आपको यूरिया डीएपी लाना है ना, आपकी फसलों में बीमारियां लगनी है, कुछ नहीं करना। फिर से एक बार देश का किसान कह सकता है उत्तम खेती मध्यम बार निश्चित भीख निदान।